हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8th और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है 2023 एंड 24 सेशन के लिए। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैं इस पेपर को सोल्व करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, हाँ, ये कर लो पहले। तो अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, इसमें सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन कैटेगराइज हैं, जिसमें से सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स ईच होगा और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन होंगे तो 2 मार्क्स ईच के होंगे। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स ईच के होंगे और सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। प्रत्येक 4 नंबर का होगा इसमें, और ये 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, और मैक्सिमम 80 नंबर का होगा। हाफ ईयरली तो इतने का ही होता है, आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए आता है हमारे सामने। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंडिकेट्स द गिवन ऑपरेशन। देखो, इसमें अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको मैं ए मानूँ, ये प्लस ऐसा कैसा, इसको मैं बी मानूँ, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर क्या आ गई, इसको मैं सी मानूँ, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर -1/5 को यहाँ पे क्या माना था आपने, ए, ठीक है, प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, -3/5 को क्या माना था, बी, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या माना था, सी। देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखा, और ये इक्वल्स टू ए प्लस ए, इसको यहाँ पे लिख दिया, और बी प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, ये आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा, ठीक है। अब देखो, ये सेकेंड वाला देखो, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज, रेशनल नंबर पी ओपन क्यू की फॉर्म में होता है। मान लो आपने 1/2 कोई नंबर मान लिया रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपने ये रेशनल नंबर मान लिया, फिर 2/1 मान लो, 3/1 मान लो, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करूँ कि वही एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है वही सेम नंबर आ जाए। 1/2 है तो 1/2 होता है, तो इसमें मैं 0 प्लस कर दूंगा तो यही सेम मिल जाएगा मेरे को 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, रेशनल नंबर की 0, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो, आपका लिख रखा है 2x - 3 = x + 2, ओके। अब देखो, मैं x वाली टर्म को एक साथ इधर ले आऊँगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। तो 2x लिखा, अब ये प्लस का x है, इधर लाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, ओके, = 2 का 2 ऐसा कैसा, ये -3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ओके। अब 2x में से x गया तो कितना बचा, x, और 2 और 3 कितना होता है, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो ये इसका आंसर होगा, ओके दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। देखो, 4th क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5t - 3। देखो, 5t - 3 = क्या लिख रखा, 3t - 5, सेम टू सेम ऐसा ही है। देखो, टी वाली टर्म एक साथ ले आएंगे, इधर 5t है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3t, ओके, = ये -5 लिख देंगे, ये -3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3, ओके। अब 5t में से 3t गए तो 2t, और ये -5 में से +3 गए तो माइनस का 2, ओके। अब t बराबर क्या आ जाएगा, -2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा इसके, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, -1, t की वैल्यू -1, तो b इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 135 डिग्री इज। देखो, मैं इसका एक बार कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये, आपको पता नहीं है कौन सा पॉलीगन है, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक पेंटागन है, ठीक है, या फिर हेक्सागन मान लेता हूँ, ठीक है, ये हेक्सागन मैंने मान लिया, ठीक है, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब इसके अंदर वाले एंगल, ये वाले, ठीक है, ये वाले एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं। अब क्या दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है रेगुलर पॉलीगन में। अब ये इसमें तो मैंने 6 बना लिया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है आपको, कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, आपको गिवन नहीं है, आपको सिर्फ इसने दे रखा है इंटीरियर एंगल दे रखा है 135, मतलब उसका एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है। एक इंटीरियर एंगल क्या है, 135, तो मान लो, देखो ये 135 डिग्री है एक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अगर इसका ऐसे लाइन बनाई, देखो ये साइड बन रही है ना, इससे मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर ये वाला एंगल कितना होगा, ये 135 है, तो ये वाला कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि इन
दोनों का योग कितना होता है 180। लीनियर स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पे, ये 135 है तो 45 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कोई सा भी पॉलीगन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, क्या हो पेंटागन जिसमें 5 साइड होते हैं, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई सा भी आपका पॉलीगन हो, उसमें इंटीरियर एंगल का सम तो अलग अलग हो सकता है। अंदर वाले जो एंगल है ना उनका सम, इसका देखो जी इसका 360 होता है, आपको पता है अंदर का योग, इसमें क्या होता है, इसमें 180 होता है, आपको पता है। तो ये सारा है, अंदर का तो आपका अलग अलग आता है, लेकिन बाहर का एक्सटीरियर एंगल का जो सम आता है ना, बाहर के एंगलों का सम, इसमें बाहर के एंगलों का सम हमेशा कितना आता है 360, हमेशा कितना आता है 360। मतलब अगर ये ऐसे ना 45 45 45 45 45 तो 360 बन के होगा ये, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूला आता है ना वो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इसको अगर मैं x मानता हूँ, देखो फॉर्मूला देखो, ये तो कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुमको बता दिया, नंबर ऑफ साइड मैंने x माना, ठीक है, इक्वल्स टू मैं करूँगा यहाँ पे 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। और इसमें एक एक एंगल कितना है एक्सटीरियर 45, वो कैसा आया आपको पता है 135 है तो ये कितना हो जाएगा 45, 45 का इसमें डिवाइड दे दो, मतलब 360 तो इसका सम होता है सारे, है ना, और ये 45 डिग्री का भाग दे लो, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा नंबर ऑफ साइड्स, अगर मैं लिखूँ तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बनाने सिखा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो ये फिक्स है, ऊपर जाएगा, और यहाँ पर होता है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर, ये पूरा लिख लेना आप, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला है। अब हमको नंबर ऑफ साइड निकालनी है, 360 में लिखूँगा, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है इसमें 45 डिग्री, 45 का डिवाइड दे दो, ठीक है। अब 45 का आप डिवाइड दोगे तो 45 45 90, 8 बार डिवाइड चल जाएगा ये, ठीक है। आप करके देख लेना चाहे 90 90 90 और 90, ठीक है। तो ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 8 नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 8, मतलब ऑक्टागन होगा ये, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो मैं इसमें टाइम जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि ये क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्चुअल काम करता है, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड, ये क्या है आपका एंड, डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो ट्रेपीजियम जो होता है ना आपका, वो ऐसे इस टाइप का होता है, और उसमें डायगोनल तो इक्वल होती नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। रोम्बस में क्या होता है, आपकी चारों साइडें बराबर होती है, चारों साइडें, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर होती है, और उसमें डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री पर क्या करते हैं 90 डिग्री, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये जो डायगोनल्स है ना ये आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। ये जो डायगोनल्स है ना आपस में 90 डिग्री पे नहीं करते, तो सी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखो स्क्वायर वो होता है, स्क्वायर के अंदर चारों साइडें बराबर और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल आपस में काटते हैं ना वो 90 डिग्री पर काटते हैं, जो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री पर काटने चाहिए दोनों डायगोनल्स आपस में, तो ये स्क्वायर में ही होता है केवल, ठीक है। तो स्क्वायर का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। उसमें डायगोनल भी इक्वल होती है, रोम्बस भी हो सकता था, लेकिन रोम्बस में क्या डायगोनल इक्वल नहीं होती, इसलिए रोम्बस नहीं होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। देखो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इवन ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ठीक है। ये तो होगा नहीं सी, क्योंकि 1 आ रहा है ओड नंबर, 9 आ रहा है ओड नंबर, 5 आ रहा है ओड नंबर, ये तीनों नहीं होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, मतलब इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है, ओके। अब देखो सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर इज, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, वो एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, जैसे मैंने मान ला 1 + 3 ओड लेने, ओड नेचुरल नंबर 1 3 है ना, 5 ले लिया, 7 ले लिया। ओड नंबर आता है ना आपको जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, इसमें 2 का नहीं जा रहा डिवाइड, 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा, वो ओड नंबर होते हैं। अब इन सभी का सम कर लो, कितना आएगा 7 5 12, 12 और 4 16। अब एन स्क्वायर लगाओ, कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला काम कर रहे हैं ना इसमें, तो एन स्क्वायर इसका वो होता है सम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब।
तो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है, देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आप करके देख लेना चाहे तो, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कैसे करोगे, क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना जिसमें 3 के पेयर आ जाए, वही तुम्हारा परफेक्ट क्यूब है। तो मेरे को पता है, देखो ये है 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब कर लो आप, यही आएगा। देखो 7 7 जो 49, 49 इंटू 7 कर लो, 9 7 63, 3 6 साल की 9 7 चौक 28, 28 और 6 34, ठीक है। तो यही वाला होगा इसका क्यूब, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है, परफेक्ट क्यूब है 343, वो जो कि 7 का क्यूब है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुँचते हैं अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 392 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले 392 का क्या करना पड़ेगा हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कर लेते हैं हम, देखो 2 आ रहा है एंड में, तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 2 9 जा 18 और 1 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 ये 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर अगेन 2 से जाएगा ये, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर अब किससे जाएगा ये, 9 और 4 13 होता है, 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। 7 7 जा 49, फिर अगेन 7 से जाएगा, 7 से 7 1, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्यूब बताना है, परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब के लिए आपको 3 पेयर चाहिए, 2 तो है इसमें 3 के पेयर में, लेकिन 7 नहीं है 3 के पेयर में, तो मेरे को 1 और 7 चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाइड किससे करना पड़ेगा, 7 से, तभी ये क्या बन पाएगा, परफेक्ट क्यूब। समझ में आया दोस्तों, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एन आइटम मार्क्ड एट 840 इज सोल्ड फॉर 714, देन द डिस्काउंट रेट। देखो ये MRP कितनी है इसकी, मार्क्ड प्राइस वो है 840 रुपीज़, ठीक है। और इसको सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है ये 714 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए कम करा है, 840 में से 714 सब्ट्रैक्ट कर लो, 840 में से 714 सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गए 2, ठीक है, और 8 में 7 1, ठीक है। तो ये 126 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 126। ये तो डिस्काउंट प्राइस आया, हमको निकालना है डिस्काउंट रेट जो कि परसेंटेज में निकलती है। तो 126 तो मैंने लिखा। अब हम किस पर निकालते हैं, MP पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो 840 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 कर लेंगे, ये हमारी अब रेट आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल और इसको 2 से काट लो आप, ठीक है। चाहे तो आप इसको 2 से ही काट लो, ठीक है, ठीक है। 6 से काट लो, 6 से सही रहेगा, ठीक है। 6 1 जा 6, 2 बचा, तो 6 4 जा 24, ठीक है। और 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, ये बचा 2 1 और ये बचा 1 4। अब इसको 7 से काट लो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। और 2 से ही काट लो, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसकी रेट कितनी निकलेगी, 15%। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैकेट वो सोल्ड फॉर ₹1120, ठीक है, 1120 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, द मार्क्ड प्राइस ऑफ जैकेट। मान लेते हैं हम मार्क्ड प्राइस को X रुपये, क्या मान लेते हैं, X रुपये की मार्क्ड प्राइस है, मतलब इसका मार्क्ड प्राइस मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया, MP को X रुपये। अब मेरे को ये बात बताओ, जो मार्क्ड प्राइस है इसी पर तो हमारे डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, ठीक है, इसी पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, X इंटू 20/100। अब मेरे को ये बात बताओ, मार्क्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट निकाला मैंने, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है ना एक्चुअल वैल्यू में से। मान लो 100 रुपये की आपको कोई जैकेट है, उस पर 20% का डिस्काउंट है और 20 रुपये कम कर दिए, तो कितने रुपए की होगी, 80 रुपये की मिलेगी आपको। तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू वैसे ये थी MP, मार्क्ड प्राइस X, और X पर कितना मिला, 20% का डिस्काउंट, तो माइनस करेंगे और वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1120, ठीक है, 1120, यही तो कह रहे हैं। आ जैकेट वो सोल्ड, इतने में बेची, ठीक है, जब हमारे डिस्काउंट 20% है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, माइनस करेंगे तभी इतने रुपए हमको देने पड़ेंगे उसको, जैकेट का मार्क्ड प्राइस का, ठीक है। अब इसमें हम X की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो X, ठीक है, ये 25 जा 100, X/5 इक्वल्स टू कितना आया, 1120, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये 5x माइनस का X/5 इक्वल्स टू 1120। देखो LCM लिया है 5, ठीक है, यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पे x। अब ये 4x/5
इक्वल्स टू 1120। अब यहाँ पर देखो 5 को इससे इंटू कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 1120 इंटू 5, और ये 4 है ना नीचे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 4 8 जा 20 वो 12 सॉरी 4 8 जा ये 32 हो गए, ठीक है। 3 बचेगा ना, 4 8 जा 32 और ये 0, ठीक है। अब इसको इससे इंटू कर लो, 0 8 5 40, 0 4 4 कैरी हुआ, 5 2 जा 10 10 और 4 14, तो इतने रुपए आए, ठीक है 1440, ठीक है। 8 5 40 देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है 1400 रुपये आए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी देखते हैं हम, हमारा सेक्शन बी देखो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी में और 2 मार्क्स के ईच है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो -4/5 3/7, ठीक है, और ये ऐसे। अब इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर लेते हैं। देखो माइनस सारे मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस 2 बार है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आएगा, इतना ध्यान रखना। तो मैं इसको लिख दूंगा 4/5, अब ब्रैकेट हटा लेते हैं, 3/7 इंटू 15/16 और इंटू 14/9, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ओके। अब आप कैसे भी काट सकते हो, देखो मैं ऐसे काट रहा हूँ सिंपल वे से, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल, ओके। और देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, 2 ऊपर बचा और 4 नीचे बचा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब बचा 2 नीचे, ठीक है, और ऊपर 1, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 2y प्लस ये और ये ऐसे लिख रखा है, तो y को एक जगह ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म जैसे ये वाली है इनको एक तरफ ले जाएंगे, तो 2y लिखा मैंने, ये y माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y इक्वल्स टू 26/3 में लिखूंगा, और ये 5/3 प्लस का है आगे इसके, तो यहाँ पर ले आऊँगा तो मैं माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 2y और y कितना होता है 3y, ओके। अब देखो 3 एलसीएम आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखूंगा 26 माइनस और ये 5, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट स्टेप होगी 3y इक्वल्स टू 26 में से 5 गए तो 21, ठीक है, और ये 3, ओके। अब देखो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो y की ये 3y लिख दो, अभी 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 7 जो कितना होता है 21, ठीक है, 7 लिखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7, और ये 3y के इंटू में तो ये नीचे आ जाएगा 7/3, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 7/3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें लिख रखा 3x माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 5 और ये 2x प्लस 1, ठीक है, ये लिख रखा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3x माइनस का माइनस 3 3 जा 9, ठीक है, इक्वल्स टू, अब 5 2 जा कितना होता है 10x और प्लस का प्लस और 5 1 जा 5, ये मैंने लिख दिया। अब देखो x वाली टर्म को एक साथ लिया और कांस्टेंट वाली टर्म को एक साथ, 3x मैंने लिखा और ये 10x से इधर आएगा तो माइनस का 10x, ओके, इक्वल्स टू लगा दिया। ये 5 ऐसे कैसा लिखा, ये माइनस का 9 है, इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब 3x में से माइनस 10x करेगा तो कितना बचे, माइनस का 7x, ओके दोस्तों, और इक्वल्स टू 5 और 9 कितना होता है 14, ठीक है। x इक्वल्स टू हो गया 14 और इस -7 इंटू में तो -7 इसके नीचे ले जाओ। अब देखो 7 1 जो 7, 7 2 जो 14 और माइनस है ही यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा -2, ओके। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, x बराबर -2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, और ये हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, इनको अच्छे से कर जाना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। मान लो सपोज करो आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, एडजेसेंट एंगल या तो ये दोनों मान लो या ये दोनों मान लो। अब मैंने ये दोनों मान लिया एडजेसेंट एंगल, ठीक है, तो ये रेशो कितने में दे रखा 3:2, तो 3:2 में दे रखा हो तो इसको तो मान लो 3x और इसको मान लो 2x, तो मैंने इसको मान लिया 3x
और इसको मान लिया 2x। अब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम, उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो मैं क्या लिखूंगा 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180। और एक और चीज़ बता देता हूँ, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये वाले एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये निकाला ना तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ये निकाला तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले 3x प्लस 2x बराबर 180 मैंने लिखा, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टीज है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 3x और 2x कितना होता है 5x इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 180/5। तो इसको सोल्व कर लो, 5 3 जा 15। ठीक है, 15 हो गया आपका और 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक है, तो 36 आ गया। अब देखो आप कर लो यहाँ पर, देखो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 2 × 36 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 3 × 36 कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 108। ठीक है, इसमें 36 और प्लस कर लो, 6 और 2 8, 7 3 10। ठीक है, 108 आ जाएगा। ठीक है, ये 108 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या करना, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के आप बता देना कि जैसे ये मैंने माना, तो इसमें पैरेललोग्राम में ये तुम्हारा 72 डिग्री है, ये सॉरी 3x है ना, ये 108 डिग्री है आपका। ठीक है, तो ये भी 108 डिग्री है, ये 72 डिग्री निकला आपका, तो ये भी 72 डिग्री। इस तरह से आप बता देंगे अपने एग्जाम में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखो ये रहा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड द वैल्यूज ऑफ यहाँ पे ये और लगा लें। ठीक है, ऑफ x एंड y। ठीक है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो मैं 3x बराबर 18 रख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3y माइनस का 1, पहले ये वाली लिख लो 3x, तो x निकल जाएगा 3x इक्वल्स टू 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 18/3, 3 6 जा कितना होता है 18। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, ये तो आपकी 6 आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। अब ये y की वैल्यू आप निकाल के बताओगे, कमेंट कर देना क्या वैल्यू आई है। ठीक है, कुछ तो आप करो भाई। ठीक है, तो कमेंट कर देना y की वैल्यू क्या निकलेगी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, ओके, 1 ब्लू सेक्टर, ओके, 1 रेड सेक्टर। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट के लिए क्या होती है, आपका फेवरेबल इवेंट या इवेंट हैपेंड, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रीन सेक्टर के लिए ये P और यहाँ पे ग्रीन सेक्टर लिख लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो ऊपर ग्रीन सेक्टर पूछा तो ग्रीन सेक्टर का 3 है, 3 लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, 3 + 1 4 और 1 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5। नॉन ब्लू सेक्टर का कितना होगा, लिख लूँगा मैं नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा नॉन ब्लू सेक्टर कौन कौन से, एक तो ग्रीन हो गया, नॉन ब्लू होना चाहिए, मतलब ब्लू नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो ग्रीन हो सकता है और एक रेड हो सकता है, तो ये 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हैं इवेंट 5, तो इसका आंसर क्या जाएगा 4/5। सिंपल है ना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 7 6। तो देखो इसके दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं 5 7 7 6 लिखते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, फिर कर देंगे, फिर 2 से जाएगा, फिर कर देंगे, ऐसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, उससे निकाल सकते हो। और एक इसका डिवीजन मेथड होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 7 7 6 ये आप लिखोगे। ठीक है, फिर ये इस तरह से बना दोगे। ठीक है, इसके 2 2 के पेयर सेट लोगे पीछे से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो
सबसे पहले मैं इसका किसके स्क्वायर से वो करूँ, देखो 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 होता है, बहुत कम है इससे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अच्छा 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, इससे ज़्यादा हो रहा है 8, तो 7 के स्क्वायर से करूँगा। यहाँ भी 7 लिख दूंगा, यहाँ भी 7 लिख दूंगा और ये प्लस कर दूंगा। ध्यान रखना जब भी जा रहा है ना डिवाइड, 7 यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा और प्लस कर दूंगा, ठीक है। 7 7 जो कितना होता है 49, ये मैंने लिख दिया। 7 और 7 कितना होता है 14, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आया आपका 50 और 8 बचेगा। अब यहाँ पे 7 और 6 लिख दो, ठीक है। अब 14, ये तो 14 है, यहाँ पर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो और वो भी यहीं पर आनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 1 रखा तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो 141 इंटू 1 कितना होता है 141, जो कि इससे बहुत कम है। तो यहाँ पे 2 2 रखो, फिर तो 2 2 जो 4 है, एंड में 6 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। फिर 3 3 रखो, 3 3 जो 9, ये भी नहीं होगा, एंड में 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 4 रख के देखो, 144 इंटू 4, 4 4 जो 16, हाँ 6 हो रहा है, लेकिन पूरा इंटू करके देखो क्या ये आ रहा है क्या। 4 4 जो 16, 6 1 कैरी 4 16 और 7, ठीक है 7 और 1, 4 1 जो 4, ये 5 7 6 हो रहा है, ये तो नहीं होगा। फिर देखो 148 इंटू 8 रखो, क्योंकि 8 8 जो 16 होता है और जो कि आ रहा है। अब इसको इंटू करके देखो, 8 8 जो 16, 8 8 जो 64, ठीक है ये तो नहीं होगा, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 4 4 जगह एक बार करके देखो, ये 4 4 जो 16 6 1, 4 4 16 और 1 17 7 1, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक आप देखो 7 7 जो 49 होता है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। 8 8 जो 64, ये भी नहीं। 9 9 जो 81, ठीक है। और 6 6 जो 36, 146 इंटू 6 करके देखो, इससे हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 6 जो 36, 6 3 कैरी हुआ, 6 4 जो 24, 24 और 3 27, 7 और 2 कैरी, 6 1 जो 6 और 2 8, ये आ गया आपका 876। तो ये 876 पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे हम 6, ठीक है, और यहाँ पे भी 6। तो ये आपका क्यूब रूट, ये जो स्क्वायर रूट होगा किसका होगा 76 का, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वाला, ठीक है। तो इसमें क्या निकलना, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ईच डिविजिबल है ना, तो इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 4 9 एंड 10, इन सभी का क्या निकाल देते हैं एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से कर लेंगे, 2 9 और ये 5, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा 1 9 और 5, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा 1 3 3 जो 9 और ये 5, ठीक है। फिर 3 से जाएगा ये 1 1 और 5, फिर 5 से जाएगा ये, ठीक है 1 1 1, ठीक है। तो 5 3 जो 15 तो 45 41 90 90 180, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 5 3 जो 15 45 45 2 जो 90 19 2 जो 180, ठीक है। 180 इसका एलसीएम आ जाएगा, 180, ठीक है। 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो 180 जो एलसीएम आया ना, ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमको देखना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो 180 को लो, एक बार 180 को लो और इसका अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। तो अगेन करा, सबसे पहले 2 से जाएगा ये 2 9 जो 18 0, ठीक है। 2 से जाएगा फिर 45, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा और 3 5 जा 15, फिर एक से जाएगा 3 से जाएगा अगेन 3 5 जा और फिर 5 से जाएगा 5 5 जा 1, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, स्क्वायर, स्क्वायर के लिए 2 पेयर चाहिए, ठीक है। इसमें है 3 भी 2 बार है, ठीक है। 5 लेकिन 1 बार है, ठीक है। तो मेरे को जो 180 है ना, उसको किससे इंटू करना पड़ेगा 5 से, तब आपका एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आएगा जो कि डिविजिबल होगा तीनों नंबर से, 4 से भी, 9 से और 10 से, ठीक है। तो मेरे को ये देखो, क्योंकि देखो स्क्वायर बनने के लिए 2 2 पेयर होनी चाहिए, 2 2 3 3, लेकिन इसमें 5 है एक बार, तो 5 से इंटू करना पड़ेगा 180 को। तो 180 को 5 से इंटू कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 18 5 90, ठीक है। 900 आ जाएगा इसका, ठीक है। जाली 0 4, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 900 आएगा, 900, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज, देखो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर की जैसे एक साइड x मानी और इसकी x साइड मानी, तो इसका एरिया क्या होता है x स्क्वायर, कितना होता है x स्क्वायर। तो लेट करने ना, साइड ऑफ ए स्क्वायर बी x, ठीक है। अब देखो इसमें आपको स्क्वायर एरिया दे रखा है उसने, तो एरिया किसके बराबर कर देंगे 2304 के, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, अब इसकी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, x बराबर ये स्क्वायर है ना, इसका रूट करना पड़ेगा 2304। अब 2304 का रूट कैसे करते हैं,
देखो इस तरह से कर दो डिवीजन में, या तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो। तो मैं इससे कर देता हूँ 2 3 0 4, 2 2 के सेट बनाओ, ठीक है। अब ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से करना पड़ेगा। 4 यहाँ लिखा तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और इनको प्लस कर लो, 4 और 4 8, और 4 4 जब 16 होता है तो यहाँ पे भी लिख दो। अब ये 4 और 3 7, 7 बचेगा, 23 में से 16 गए तो ठीक है, और यहाँ पे 0 4 ऐसे कैसे उतार लो, ठीक है। अब 8 यहाँ पे लिखा मैंने, अब यहाँ पर ऐसी संख्या से इंटू करो और उसको भी 1 यहाँ से इंटू करो, जहाँ पे ये संख्या रखोगे वो भी यहीं पर रहेगी। 81 इंटू 1 करोगे तो 81 आएगा, जो कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ऐसी संख्या से इंटू करना पड़ेगा जिसमें एंड में 4 आए। तो सोचो आप, जैसे 2 2 जो 4 होता है तो 8 2 2 रख लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगेन और देखो 4 4 रखें अपन, 4 4 जो 16 होता है एंड में 6 आएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर 8 8 जो कितना होता है 64 आता है, तो 8 8 और 8 ऐसे रखते हैं, तो 8 8 जो 64, 4 6 8 8 जो 64, 64 और 6 कितना होता है 70, ठीक है। 8 8 जो 64, 64 और 6 कितना होता है तुम्हारे 70, तो ये वाला नंबर बन गया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा 8, यहाँ पे रखना पड़ेगा 8, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 704। तो इस तरह से हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ये स्क्वायर जो बनेगा ना आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसकी जो साइड आएगी स्क्वायर प्लॉट की वो कितनी आएगी 48, ठीक है। आप लिख देंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज़ बराबर 48, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखना ये मीटर और लगा देना, ठीक है, यूनिट मत भूलना आप, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले क्यूब है या नहीं, इसमें कितने नंबर की कमी है या नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो 192 का क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। पहले 2 से जाएगा, 2 9 जो कितना होते हैं 18, 1 बचा 2 6 जो 12, फिर अगेन 2 से करूँ, 2 4 जा 8 और 1 बचा 2 4 ये 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8 और 1 बचा 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर अगेन 2 से जाएगा 2 1 जा और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर अगेन 2 से 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्यूब बनाने के लिए हमको 3 3 के पेयर चाहिए, तो ये 3 का पेयर बन गया 2 का, और ये 2 भी 3 का पेयर बन गया। लेकिन 3 1 टाइम है, इधर 3 क्या है 1 टाइम है हमारे पास। तो इसको क्यूब बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्यूब बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 3 3 के एक ही पेयर है, तो यहाँ पर देखो 3 3 के 2 बार पेयर और करने पड़ेंगे, मतलब ऐसे 3 3 2 बार और करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखो ये 192 है ना, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, या तो 3 3 के, अब इसमें मल्टीप्लाई तो बोल ही नहीं रहा, तो इसमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे ना पूरे नंबर को 192 को, तो इसमें से 3 गायब हो जाएगा और ये क्यूब बच जाएगा 2 2 का 2 2 का, ठीक है। तो 192 को किससे डिवाइडेड करना पड़ेगा, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को, तब ये परफेक्ट क्यूब बन पाएगा, क्योंकि इसमें 3 एक एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, इस वजह से। और मल्टीप्लाई का बोलता तो इसमें 2 बार 3 3 3 जा 9 से इंटू करना पड़ता। ओके दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से करना इनको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 180 को आपको देखो 180 में लिखूंगा, ठीक है। अब इसका भी वो कर लो आप, अभी अभी करा था हमने, ठीक है। तो 2 ये 9 से जाएगा, फिर 2 से 45 जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, ठीक है, और फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 मस्ट बी डिवाइडेड ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो देखो परफेक्ट क्यूब के लिए 3 का सेट चाहिए हमें, अब 2 2 के तो 2 ही सेट है, 3 3 के 2 सेट है, और 5 का तो 1 ही है। तो 2 2 का 3 सेट बनाने के लिए 1 2 चाहिए आपको, ठीक है, कोमा 3 के अगर 3 सेट बनाने 3 3 के तो 1 3 चाहिए आपको,
5 के एक ही है आपके पास, 2 लाने आपको 3 बनाने के लिए, तो 5 को 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75 और 75 2 जा 150। तो आपको 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 150, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। देखो आई ने, जैसे मैंने परचेज करा 5400 रुपये का कोई आइटम जिस पर 8% वैट लगा हुआ है, जिस पर 8% वैट लगा होता है। अब आपको फाइंड प्राइस निकालनी बिफोर वैट वॉज एडेड, ठीक है। मतलब देखो ऐसे, जैसे आपने लेट करा प्राइस, जो इनिशियल प्राइस थी ना उसकी, वो आपने इनिशियल प्राइस MP मार्क प्राइस जो भी आपकी थी वो X रुपये मान ली। क्या मान ली? X रुपये, ठीक है। मैंने X रुपये माना, ठीक है, ठीक है, X रुपये मैंने माना। अब जो परचेज हेयर ड्रायर है ना, वो जो 5400 रुपये का मिल रहा है आपका, इंक्लूडिंग 8% वैट, तो X का अगर मैं देखो प्राइस जो शुरू में मिल रही है, अब X का 8% ले लो, X इंटू 8/100, ठीक है। इसका X का 8% ऐसे ही होगा, X इंटू 8/100। अब ये दोनों मिला के, ये तो प्राइस है और ये प्राइस का अगर 8% और ले लूँ, इसको ऐड ऑन करके रख रखा है, 8% इंक्लूडिंग है, तो ये पूरी टोटल वैल्यू इसके बराबर होगी 5400 रुपये के। समझ पा रहे हो? देखो इनिशियल वैल्यू थी आपकी मार्केट प्राइस, उस पर टैक्स लग रहा है आपका 8% का, तो यही लगेगा 8% का, ठीक है। और वो 5400 रुपये के हैं, तो इसके बराबर होगा, वो 5400 रुपये के बराबर ही होगा ना, इंक्लूडिंग 8% टैक्स है। तो इस तरह से मैं लिखूंगा। अब इसमें ना अगर मैंने X निकाल लिया तो मेरा वो आ जाएगा फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, ठीक है। तो X की वैल्यू आ जाएगी जिसमें वैट बिल्कुल ऐड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसको। तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम ले लो या 1 लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 8x/100 है, तो 100 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे 100 + 8 कितना हो जाएगा, 108x और इक्वल्स टू 5400। अब इसमें x निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा 5400 और ये इंटू 100 हो जाएगा इधर, और अपोन में क्या आ जाएगा 108। ओके, अब इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो देखो सोल्व कर लेते हैं हम। तो 18 से काट लो, 18 6 जा कितना होता है 108 और 18 3 जा कितना होता है 54 और ये 0 0, ठीक है, 2 बार 0 आएगी, ठीक है। फिर उसको 6 से काट लो, 6 5 जा 30 और ये 0 और ये 1 0 2 0 3 0, 5 के बाद 3 0 आ जाएगी। तो ये इसका बिफोर वैट का जो प्राइस है, बिफोर वैट वॉज एडेड, वो प्राइस जो इनिशियल था वो ये रुपये है, ठीक है। X बराबर 5000 रुपये, ये था उसका हेयर ड्रायर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये जो हेयर ड्रायर वाले, ये वैट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, टैक्स मार्क प्राइस, इनमें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होती, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा करो, कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूले अपने आप जनरेट कर लोगे। ओके दोस्तों, अब देखो 24 है, द कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर। देखो कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है 750 रुपये। द सेल्स टैक्स इज चार्ज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। देखो 750 तो मैं लिखूंगा, प्लस करूंगा। अब 750 में कितना टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है 5% का और लग रहा है, तो मैं लिखूंगा 750 इंटू 5/100, ऐसे ही लिखूंगा ना मैं इसको। सेल्स टैक्स चार्ज 5%, 750 का 5% लेने के लिए मैं ये करता हूँ, और इसमें 750 में 5% और ऐड हो जाएगा, तभी उसका फाइनल अमाउंट बनेगा। जैसे GST लगता है ना कई प्राइसों, कई आप प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर GST लग जाता है, तो वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो मैं 750 लिखूँगा प्लस, अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 जा, ठीक है। और 75/2 मतलब डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6 और ये आपका बच्चा ये, ठीक है। और 2 7 जा 14 और ये बच्चा 1.05, 37.5। तो इसमें 37.5 और ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मैं 750 लिखूँगा, 0.0 लगा लूँगा इसके नीचे, और पॉइंट यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो ऐड कर लो 5 और ये 7 और ये 8 और ये 7,
तो आपका जो अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको कितने रुपए का करने का 787.5 रुपये, इतने रुपए देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देख तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी है हमारा ये वाला। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो मैंने क्या करा 3t - 2। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, एक चीज़ जिससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इसमें ब्रैकेट लगा दो ऐसे, इसमें ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ठीक है। अब करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, मैंने लिखा 3t - 2 ब्रैकेट नीचे कितना है 4 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे 2t + 3 ये ब्रैकेट नीचे कितना है आपका 3 है, इक्वल्स टू 2/3 माइनस t/1। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, नीचे 1। अब ये 4 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 4 से 12 कितनी बार जाता है 3 टाइम, 4 3 जा 12, तो 3 लिख दो इनटू ये 3t - 2 ऐसे कैसा लिख दो, ओके। अब माइनस लगाऊंगा, 3 से 12 कितनी बार जाता है 3 4 जा 12, तो यहाँ लिख दूंगा 4, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 2t + 3 और ये ब्रैकेट बंद, और इक्वल्स टू में क्या है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 का 3। यहाँ पे 3 की टेबल में कितनी बार देता 1 जा बार, तो 1 लिखूंगा यहाँ पे, और इनटू लिखूंगा यहाँ 2 का 2, तो 2 लिख दूँ डायरेक्ट, माइनस का माइनस यहाँ लिख दिया। अब 1 से 3 बार 3 टाइम जाता है, तो 3 को t से इंटू कर लो 3t। ध्यान रखना जब भी 1 हो तो ये 3 डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब जो भी नीचे संख्या वो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितने आ जाएगा 3t। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 3 3 जा 9t, जब भी मैंने ब्रैकेट लगाया था, ध्यान समझ में आया दोस्तों, 3 3 जा 9t और 3 माइनस का माइनस यहाँ पे, और 3 2 जा 6, ओके। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ध्यान रखना माइनस अंदर जाएगा, तो -4 × 2 करेंगे तो -4 2 जा 8, तो माइनस का 8t, और ये माइनस और अंदर जाएगा, माइनस प्लस करके माइनस हो जाएगा, 4 × 3 करेंगे 4 3 जा 12। ये समझ में आया, नीचे लिख लूँगा मैं 12, ओके, इक्वल्स टू 2 - 3t और अपॉन 3, ये मैंने लिख लिया। अब देखो 9t में से 8t गया तो कितना बचा, t बचा ओनली, क्योंकि प्लस का 9 में से माइनस का 8 गया तो कितना बचा t। अब ये माइनस का 6 है और ये भी माइनस का 12 है, तो माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 और 6 कितना होता है 18, ओके। नीचे रख लो 12 इक्वल्स टू में यहाँ पे 2 - 3t और नीचे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब ये आपने नोट कर लिया होगा शुरू का, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इनमें दोबारा से ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देना है यहाँ पर, और फिर क्या होगा 3, यहाँ लिखूँगा 3t - 18 इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे 2 - 3t, ये मैंने लिखा। अब देखो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3t और -18 3 जा 54, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे 12 2 जा कितना होता है 24, माइनस का माइनस 12 3 जा कितना होता है 36t, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब टी को एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो 3t मैंने लिखा, ये माइनस का 36 से इधर आएगा तो प्लस का 36t, ओके। ये 24 है, ये माइनस का 54 इधर जाएगा तो प्लस का 54, ओके। अब ये कितना हो जाएगा 39t, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 5 और 2 7, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 और 4 8 और 5 और 2 7, ठीक है, ये हो गया। अब t बराबर कितना हो जाएगा 78/39, ये आ जाएगा। अब इसको देखो 39 1 जा 39 होता है, 39 2 जा 78 होता है, ठीक है, ठीक है। तो t बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 39 2 जा कितने होते हैं 78, ओके दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो ये रहा, इन पैरेललोग्राम ABCD फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x y z, ठीक है, x y z।
तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा एक्स, तो एक्स तो आपका 90 डिग्री आ गया। किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। या आप पूरा लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से एक्स बराबर 90 होगा। ये 90 है, ये 90 का सिंबल होता है, तो ये भी 90 आ जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो आप गौर से देखो, ये आपकी दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और ये भी क्या है आपकी सीधी जा रही है। ठीक है, सीधी ऐसे पैरेलल जा रही है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखो ये वाली, ये ऐसे जा रही है सीधी सीधी। ठीक है, ये सीधी सीधी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये वाली, ये ना AC, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि y बराबर z होगा। ये तो हमने लिख लिया। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये आप लिख लेना, z बन रहा है ना इधर, देख पा रहे हो आप। ठीक है, लेकिन अब पहले y निकालना पड़ेगा। ये आपका आ गया 90। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लूँगा यहाँ पे, ये मैं O मान लेता हूँ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAD में मैंने ये प्रॉपर्टी लगा ली, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं लिखूँगा 90, यहाँ का 90, या फिर लिख लो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होता है? 180। अब देखो एंगल O की वैल्यू 90 है, एंगल A की वैल्यू y है, और एंगल D की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक है, और ये 180। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो, 180 और 9 3 12 120, ये माइनस का 120 इधर चल जाएगा 120। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 60। कितनी आ जाएगी? 60। तो यहाँ पर ये 60 आ गया। ठीक है, तो y बराबर z है, तो z की भी कितनी आएगी? 60 डिग्री। तो y और z तो 60 60 और x हो जाएगा 90। ओके दोस्तों, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में हमको बनाना है, तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल। तो यहाँ हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे सबसे पहले। ये मैंने लाइन बना ली, यहाँ पे निकालेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एंगल निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे हम 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 72, नीचे लगा देंगे, और यहाँ पर किससे इंटू करना पड़ता है? 360 से। ठीक है, अब 72 को 360 से आप सिंप्लीफाई कर देना, ये 5 टाइम्स सिंप्लीफाई होगा। चाहे आप 2 2 से टेबल से बोल के कर सकते हो, या 5 5 4 4 की टेबल से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया 72, ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, अब 5 4 जा 20, तो 200 डिग्री आ गई पहला वाला। ठीक है, इसी तरह इसका करेंगे, तो मैं लिखूँगा 12, यहाँ लिखूँगा 72, यहाँ लिखूँगा 360, तो ये 5 टाइम जाएगा, 12 पंजे 60, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कर लेंगे आप, तो ये आपका 9 लिखोगे, यहाँ पे 72। देखो मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, आप इसको यहाँ पे करके भी बता सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, ये 360 लिखा, ये 5 टाइम करेगा, 9 पंजे 45। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 12 पंजे 60, ठीक है, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 4 पंजे 20। ठीक है, ये 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20। तो इस तरह से ये एंगल आ गए आपके। अब देखो क्या करना है, ये मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले एक पॉइंट बनाता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। आपके पास डिवाइडर वगैरह होगा, उससे बना लेना। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब आपको पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका? 180। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले 200 डिग्री बनाना है ना, तो 180 तो ये हो ही गया, 20 डिग्री प्रोटेक्टर से यहाँ से नाप लेना, तो ये आपका 200 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 डिग्री। समझ गए ना कैसे बनाना? पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, फिर आपका स्ट्रेट एंगल आपको पता 180, ये पूरा कर लेना, फिर उसके बाद 20 ले लेना यहाँ से डिग्री, 20 डिग्री प्रोटेक्टर से। ठीक है ना, तो ये 200 डिग्री आ गया। ये किसका आ रहा है? आपका हिंदी का। ठीक है, ऐसे ही फिर 60 डिग्री इधर से लेना, इधर से प्रोटेक्टर रख देना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिला लेना उसका, और यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये किसका आ जाएगा? इंग्लिश का। ऐसे ही फर्दर मराठी का 45, यहाँ पे 45 ले लेना।
ठीक है, 45 हो जाएगा, ये मराठी का हो जाएगा, मराठी, ठीक है। और फिर आपका 35 डिग्री किसका हो जाएगा, आपका 35 डिग्री हो जाएगा आपका बंगाली का, ये सॉरी तमिल का हो जाएगा। और जो बचा आपका तमिल का तो हो गया, बंगाली का 20 डिग्री बचा, वो आपका हो जाएगा बंगाली 20 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपका पाई चार्ट बन जाएगा दोस्तों, ओके। तो ये बना लेना आप, ठीक है, तो ये आप बना ही लोगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट 28, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो एक डाइस में आपके कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं, ठीक है। अब मेरे को जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, किसकी, प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नोट प्राइम नंबर, नोट प्राइम नंबर की भी निकाल देते हैं, नोट प्राइम नंबर। तो नोट प्राइम नंबर की क्या होगी, देखो कितने नंबर बचे जो प्राइम नहीं है, 1 2 3, ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 6, तो कितना आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर है 6, तो 1 रखूँगा नीचे ऊपर, और नीचे कितना है 6, ये 1/6 है। नंबर नोट ग्रेटर देन 5, मतलब नंबर नोट ग्रेटर देन 5 जो 5 से बड़े नहीं हैं, वही सारे नंबर हो गए। 5 से बड़े बोला है ना, नोट ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से छोटे छोटे होने चाहिए, 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लिख दूंगा, नीचे कितना था 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से रिवर्स बैक करके देख सकते हो, और फिर भी नहीं आया समझ में तो हमें कमेंट कर देना दोस्तों, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच 1 नंबर इज़ 12, ये 1 मेंबर इज़ 12, ठीक है। मतलब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब भी निकालते हैं ना, तो उसमें कैसा होता है आपका, एक तो 2m होता है, एक होता है आपका m² - 1, और एक होता है m² + 1। इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो सबसे पहले जो 2m दे रखा होता है ना, वो यही दे रखा होता है 12, इसके बराबर कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखूंगा, देखो यहीं कर देता हूँ इसकी साइड में, 2m बराबर क्या लिखूंगा 12, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 इसके नीचे चल जाएगा 6 आ जाएगी, m की वैल्यू 6 आ गई, तो m² + 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, यहाँ रख दो, 6 6 जा 36, 36 और 1 37 आ जाएगी ये तो। और दूसरा क्या आ जाएगा m² - 1, तो मतलब 36 - 1 35। तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, एक तो 12 हो ही गया, दूसरा आ जाएगा 35 और तीसरा आ जाएगा 37, ये ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, ओके दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षित मार्क्स है, ठीक है, MARKS marks a cuboid of plasticine of side 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will be ठीक है, will be needed to form a cube, ठीक है। तो देखो परीक्षित आपका एक क्यूबॉइड है प्लास्टिसिन का, साइड आपको दे रखी 5 2, और वो क्या बनाना चाहता है, क्यूब बनाना चाहता है, ठीक है। तो देखो ये 5 है, ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम वो क्या होता है 5 × 2 × 5, यही होता है। तो मैं लिख दूंगा 5 × 2 × 5, ये लिख दिया। अब उसको कितने क्यूबॉइड चाहिए कि वो एक क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। क्यूब बनाने के लिए इसका देखो 2 है यहाँ पर, इसको एक और चाहिए, और ये 2 है सिर्फ, इसको भी 2 बार चाहिए, ठीक है, पेयर। मतलब क्यूब बनाने के लिए उसको क्या चाहिए 5 5 के 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 है तो 1 और 5 चाहिए। अब यहाँ पर 2 के भी कितने चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पर 1 है तो 2 बार चाहिए। तो उसको कितने नंबर ऑफ मतलब क्यूबॉइड चाहिए क्यूब बनाने के लिए, तो उसको चाहिए 2 × 2 × 5, 5 2 = 10, 2 = 20, तो उसको 20 क्यूब्स चाहिए, 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। कितने चाहिए 20 क्यूबॉइड्स चाहिए, तभी उसका एक क्यूब बन पाएगा। देखो अगर मैंने ये लिख दिया इसके साथ, तो मैंने 5 × 2 × 5 और ये भी लिख दिया 2 × 2 × 5। अब देखो 5 5 के 3 हो गए, क्यूब बन गया,
टू टू के देखो 3 हो गए, बन गए क्यूब। तो ये इस तरह से क्यूब बन जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि देख जब मैंने इसको इंटू करा ना 5 टू 5 5 25 25 टू जा 7 5 5 25 20 50, ठीक है 50 आया। इसको मेरे को क्यूब बनाना है, क्या बनाना है क्यूब। और क्यूब बनाने के लिए मेरे को इतने क्यूबॉइड्स और चाहिए 2 2 और 5 20 क्यूबॉइड्स और चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा हमारा क्यूब बन जाएगा। अब देखो ये 20 से इंटू कर लो तो 5 टू जा 10 5 टू जा 10 और ये 2 जीरो लगा दो। अब ये क्यूब होता है ना, ठीक है क्यूब बन गया 5 टू जा 10 और ये 0 0 ये लग जाएगा, ठीक है। और 5 टू जा 10 टू जा 20 से इंटू कर देंगे, रुको 55 25 25 दूनी 50, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब बन जाएगा ये। ओके, ये 10 का क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का क्यूब करेंगे तो ये आ रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट है आपका द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997, इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो पॉपुलेशन जो होती है ना आपकी कंपाउंडली बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कंपाउंडली। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा, जिसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 1997 से 2000 है, कितने टाइम का गैप है? 3। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ओके, और रेट क्या हो जाएगी? r क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लगा लेते हैं। तो हमारा जो पॉपुलेशन आएगा वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू P1 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 5/100 और यहाँ टाइम, यहाँ पे चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ r/100 और n। अब इसमें लगा लो आप, तो यहाँ पे लिखूँगा p की वैल्यू कितनी? 20,000 और अंदर जाएगा 1 प्लस 5/100 और ये कितनी आ जाएगी? पावर में 3। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 20,000 ये ऐसे इंटू में ये इधर आ जाएगा 105/100, 105/100 को 3 बार लिख दो, इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर मेरे को बताना कमेंट में क्या आ रहा है, ठीक है। ये तो आप सोल्व करना, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसका और वाला भी थोड़ा ऐसे ये सेम। अ स्कूटर वॉज बोट, मतलब इतने में बेचा उसने, ठीक है। बाय करा, ठीक है 4200, ठीक है मतलब ख़रीदा, ठीक है 42,000 में ख़रीदा, ठीक है। इट वैल्यूज़ डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। तो देखो इसकी वैल्यू अब कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। कम हो रही है तो माइनस कर देंगे इस फॉर्मूले जो मैंने लिखा ना, p इंटू 1 माइनस 1 प्लस r/100, यह माइनस हो जाएगा 1 माइनस r/100 की पावर n, ऐसा हो जाएगा। p की वैल्यू आपको पता है 42,000 रख देना, r की वैल्यू आपको पता है 8 रख देना यहाँ पर, और n की वैल्यू 2 रख देना यहाँ पर, और फिर सोल्व कर लेना, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। आई बोरोड, मतलब मैंने बोरो करा 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। हैड आई बोरोड दिस सम ऑफ 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, वोट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो सबसे पहले हमको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसके बाद हमको इसका कंपाउंड निकालना है। तो देखो दोस्तों कैसे सोल्व होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो इसका प्रिंसिपल कितना है वो लिख लो 12,000, ओके। फिर इसका रेट कितना है? आर देख लो 6% है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसका टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स, ओके। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? आई बराबर क्या होता है? PRT/100, यही होता है आपका। तो आई बराबर क्या लिखूँगा? P की वैल्यू 12,000, R की वैल्यू 6 और टाइम कितना है? 2 है। ये एन टी के बराबर ये, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ नीचे क्या रख देंगे? 100। अब इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप सबों को, तो ये आ जाएगा आपका 1440, इतने का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n, ये होता है। तो अमाउंट निकालूंगा, P की वैल्यू कितनी है आपके पास? P की वैल्यू है 12,000, लिख दूंगा, और 1 प्लस यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है आपकी? 6/100, और टाइम कितना है? 2।
ठीक है, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब ये करोगे ना आप एलसीएम लोगे तो ये 106/100 इंटू 106/100, 2 बार लिखूंगा क्योंकि पावर 2 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे ना अमाउंट, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 13483.2, ठीक है। अब अमाउंट से आपको इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इतना आ रहा है, लिख देंगे 13483.2 माइनस प्रिंसिपल कर देंगे 12,000 है, जो कि 12,000। तो ये आप करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो 0.2 है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर बचेगा आपका 8, और यहाँ पर बचेगा आपका 4, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आपका 1, ठीक है। 1483.2 ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट का आई कितना आया था 1440, और इसका क्या आया कंपाउंड का, ये आया 1483.2। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल है। 1483.2 और ये 1440 और यहाँ 0.0 लगा देना, 2 यहाँ पे 3 और ये 4, तो ये ठीक है, यही बचेगा 43.2 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, ठीक है। इतने रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। अब बचा है हमारा सेक्शन डी। तो आप हमें कमेंट करना कि सेक्शन डी भी हम आपको सोल्व करा देंगे, ठीक है। अभी मैं यहीं पर ये समाप्त करता हूँ इसको। सेक्शन डी के मैं आपको क्वेश्चन फिलहाल दिखा देता हूँ। सेक्शन डी के इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्शन डी के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने सेक्शन डी सी तक ही यहाँ पर मैं अभी वीडियो को फिनिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि इस वीडियो ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।